नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एकता और अखंडता पर चोट करने वाली चाइनीज सोच का विश्लेषण करेंगे। चीन ने भारत के राष्ट्रवाद को खुली चुनौती दी है और भारत की विदेश मंत्री को झूठा कहकर अपमानित किया है। ये सब कुछ चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए हो रहा है। चीन ने अपने इस अखबार में जो बातें छपवाई हैं, उनसे यह पता चलता है कि चीन के मन में शांति नहीं बल्कि युद्ध का कुटिल इरादा है। लेकिन कूटनीति की दुनिया में ऐसी भाषा को कच्ची भाषा कहा जाता है और इस भाषा का इस्तेमाल करके चीन ने एक तरह से अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार लिया है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको आज बताएंगे। वैसे भारत और चीन के टकराव के बीच पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कोएलिशन सपोर्ट फंड पर रोक लगा दी है। ये रकम करीब 2250 करोड़ रुपए की है। इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पूरे डिटेल्स हम आपको आज डीएनए में बताएंगे। आपने ये भी नोट किया होगा कि एशिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां यानी भारत और चीन आमने सामने आ गई हैं और खुद को दुनिया की शांति का ठेकेदार समझने वाले बड़े बड़े देश इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल शांत हैं। आज हम इस चुप्पी पर भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश, आपने देखा होगा दुनिया में कहीं भी अशांति फैलती है तो ये देश शांति के ठेकेदार बनकर सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब दुनिया के दो परमाणु संपन्न देश यानी भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। टेंशन है उन दोनों के संबंधों में, लेकिन ये बड़े बड़े देश इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बाद हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जो ये बताती है कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर इंसान होता है। इस खबर ने पिछले 15 दिनों से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की शांत वादियों में आग लगाई हुई है। ये एक 16 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का मामला है, जिसे अब गुड़िया गैंगरेप कांड कहा जा रहा है। दिल्ली से शिमला की दूरी वैसे तो करीब 350 किलोमीटर की है, लेकिन इस रेप केस की खबर को दिल्ली के मीडिया तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लग गया। इस खबर को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें संदेश भेजे और कहा कि हम इस खबर का डीएनए टेस्ट करें। लोगों ने हमें यह भी लिखा कि नेशनल मीडिया इस खबर को प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है और अब उन्हें जी न्यूज से ही उम्मीद है। इसलिए आज हम इस दर्दनाक गैंगरेप और हत्याकांड का विश्लेषण करेंगे। आप 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप को भूले नहीं होंगे। शिमला का गुड़िया गैंगरेप भी दिल्ली के निर्भया रेप केस जैसा ही है। 2012 में दिल्ली में हुआ निर्भया गैंगरेप केस देश ही नहीं दुनिया के मीडिया की हेडलाइन बन गया था, लेकिन शिमला का गुड़िया गैंगरेप केस एक क्षेत्रीय खबर बनकर रह गया है। लोगों का गुस्सा और उनका आंदोलन पूरे देश तक पहुंच नहीं पाया। गुड़िया के पिता ने अपनी बेटी को जंगली जानवरों से बचकर रहने की सलाह दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इंसान जानवरों से भी खतरनाक होता है। ये खबर समाज और सिस्टम पर कई सवाल उठाती है। ये खबर आज आपके मन में कई नए विचार और सवाल पैदा करेगी। और इसके बाद आज हम उन लोगों का डीएनए टेस्ट करेंगे जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए हर साल हमारे देश के हजारों लोगों को मार डालते हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा समय और पेट्रोल या डीजल बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। ये लोग कानून की परवाह नहीं करते और खुद अपनी जिंदगी की परवाह भी इन्हें नहीं है। इन लोगों को यह लगता है कि ट्रैफिक के नियम तोड़ना जायज है और वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए तो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर या रसूख का इस्तेमाल करके या रिश्वत देकर छूट ही जाएंगे। आज हम इस सोच पर गहरा और बड़ा प्रहार करना चाहते हैं। इसके लिए हमने देश के कई शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। यह हमारा फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट है और आपको इसे आज मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अमेरिका ने पाकिस्तान को 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2250 करोड़ की आर्थिक मदद रोक दी है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर अमेरिका ने ये फैसला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कांग्रेस से कहा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अमेरिका ने मदद रोकने का फैसला किया। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल पाकिस्तान पर एंटी टेरर फंडिंग रोक लगाई है। इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल चुका है जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देते हैं। अमेरिका की तरफ से बड़ी अहम डिसीजन है। इसी माफी की डिसीजंस पुरानी सरकारों ने भी ली। साफ तौर पे पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा जिसके
तहत वो हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाई को रोक सके। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में एक बार फिर भारत को युद्ध की धमकी दी गई है। सिक्किम सेक्टर विवाद पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान को ग्लोबल टाइम्स ने झूठ कहा है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि चीन ने पहले ही काफी हद तक धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया है। अगर भारत अपनी सेनाओं को नहीं हटाता है तो चीन के पास भारत से युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। कल संसद में सुषमा स्वराज ने कहा था कि सिक्किम सेक्टर में चीन अपनी सेना हटाए तभी भारत अपनी सेना वहां से हटाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के राज्यसभा में दिए एक बयान की रिपोर्टिंग करने वाले अखबारों और टीवी चैनलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। सदन में अग्रवाल की आपत्ति के बाद राज्यसभा के चेयरपर्सन हामिद अंसारी ने विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की मांग पर भी विचार करने का भरोसा दिया है। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this house. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. बुधवार को नरेश अग्रवाल के जिस बयान को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था, मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए। इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गरिमा गिरने की बात होगी, सदस्य की गरिमा के और हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक होगी। इस बारे में चाहता हूं इसमें कोई डायरेक्शन। It is a privilege of the House. Secondly, sir, it has become a favorite pastime for the evening programs in many TV studios just to berate, defame, insult, castigate parliamentarians and the institution. राज्यसभा में नरेश अग्रवाल के बयान को लेकर आज हुए हंगामे के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। सांसदों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी अलग और मीडिया के लिए अलग क्यों? नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई हो वो एक मुद्दा है पहला, और दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो दिखाने का अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसके लिए निश्चित रूप से कमेटी बना करके विद इन ए वीक 10 दिन जो भी टाइम ले संसद और उसके फैसला करे कि ये चीज दिखा भी सकते हैं और लिखा जा सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब नेताओं की गाड़ियों पर से लाल बत्ती हट गई है तो अभिव्यक्ति के मामले में नेता वीआईपी क्यों बने रहना चाहते हैं? जो एक वीआईपी कल्चर का जो असर है केवल लाल बत्ती से खत्म नहीं होने वाला है। लोगों के दिमाग में जो एक गुरूर सत्ता का होता है, वो चाहे प्रतिपक्ष में हो या पक्ष में हो। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अब्दुल बासित ने डोकलाम में भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद पर चीन से चर्चा की। बासित भूटान के राजदूत से भी मिल सकते हैं। इस मुलाकात के जरिए पाकिस्तान डोकलाम विवाद को और बढ़ाने की फिराक में है। इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि भारत और चीन के बीच डोकलाम के सीमा विवाद पर उसकी नजर है। चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल 27 जुलाई को ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा लेने बीजिंग जाएंगे। कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवाहा इलाके में पत्थरबाजों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर पथराव किया। कुछ हमलावरों ने सैनिकों से हथियार छीनने की कोशिश भी की। पत्थरबाजों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग में एक पत्थरबाज की मौत हो गई, जबकि दूसरा पत्थरबाज गंभीर रूप से जख्मी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत को अमेरिका और चीन की मदद लेनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देश कश्मीर में मध्यस्थता करने को तैयार भी हैं। अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते, तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं कि यार दोस्त तू जरा निभा ले इसको। बीजेपी और कांग्रेस ने फारूक के बयान का विरोध किया है। कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं। गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अपने जन्मदिन पर आयोजित एक रैली में शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सारे पद छोड़ रहे हैं। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूं और गजन मिश्र की कांग्रेस से बीजेपी ने कोई पार्टी की नई कंट्री नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे?
शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया कि पार्टी उन्हें पहले ही निकाल चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने इससे इनकार किया। उनके खिलाफ ना कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई, ना उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। ये दोनों बातें सरासर गलत हैं। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। इस बीच कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने भी पार्टी आलाकमान से सेहत का हवाला देते हुए उन्हें उत्तराखंड और हिमाचल के प्रभारी पद से मुक्त करने को कहा है। कांग्रेस ने कहा कि अंबिका सोनी ने खराब सेहत की वजह से जिम्मेदारी कम करने को कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी भारत छोड़ो अभियान चलाने का ऐलान किया है। ममता ने कहा कि टीएमसी 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के हर जिले और ब्लॉक में अभियान चलाएगी। ममता ने केंद्र पर काम नहीं करने देने का आरोप भी लगाया। ममता ने कहा कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हमें पता ही नहीं कि लोकतंत्र है भी या नहीं। ममता ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। शहीद दिवस के मौके पर ममता ने कोलकाता में रैली भी की। 1993 में पुलिस फायरिंग में मारे गए 13 लोगों की याद में टीएमसी शहीद दिवस मनाती है। पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए सूबेदार शशि कुमार का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। शशि को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के गलोल गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शशि कुमार की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर कोई वीर सपूत के अंतिम दर्शन करना चाहता था। मंगलवार को राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में शशि कुमार घायल हो गए थे। इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार देश का वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च की जगह जनवरी से दिसंबर करने पर विचार कर रही है। संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि इस मामले में सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को मिल गई है। हालांकि जेटली ने बजट की तारीख बदलने के बारे में कुछ नहीं कहा। पिछले 150 सालों से देश का वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च ही माना जाता है। अगर इसमें बदलाव होता है तो 150 साल पुरानी ये परंपरा खत्म हो जाएगी। वहीं वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में लिखित बयान में कहा कि नोटबंदी के बाद अभी तक 85% नए नोट सर्कुलेशन में आ चुके हैं। केंद्र सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नाम से एक पेंशन प्लान लेकर आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस पेंशन प्लान को लॉन्च किया। इस स्कीम को वरिष्ठ नागरिक LIC से ले सकते हैं। स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% का गारंटीड रिटर्न मिलेगा। इसमें निवेश मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना तौर पर किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत अधिकतम 60,000 और न्यूनतम 12,000 रुपए सालाना पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को सर्विस टैक्स या GST से छूट मिली हुई है।